क्लासिक यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 16वां। इससे पहले हमने आपको 15 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप पहले उन सभी क्लास को करिएगा, क्योंकि अगर आप क्रम से क्लास को नहीं देखेंगे तो शायद आपको ये क्लास थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम टॉपिक वाइज आपको ये पूरा टेस्ट साथियों कंप्लीट करा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज आप भी हमारे साथ इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, जो कि पिछले साल पूछा जा चुका है, वर्ष 2017 में यूपी दरोगा भर्ती से यह क्वेश्चन आई हुई है साथियों। तो कुछ क्वेश्चन हमारे निर्वाचन आयोग के रह गए थे, जो कि आज की वीडियो में हम लोग निर्वाचन आयोग के जो हमारे प्रश्न रह गए थे उसे कवर करेंगे, यानी भारतीय संविधान का भाग जो 15 दिया हुआ है उसे कवर करेंगे। फिर उसके बाद साथियों भाग 16, आपको याद होगा भारतीय संविधान का भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे भाग 17, जिसमें आप जानते हैं राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया। तो आज के सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे ईमानदारी से देखिएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लगेंगे क्योंकि 2017 के लेवल के क्वेश्चन, यानी जो काफी अब तक का यूपीएसआई का सबसे कठिन लेवल था, वहां से सवाल स्टार्टिंग के 15 सवाल उठे हैं। ठीक है, चलिए इसी में आते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी कार्य हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो क्या करता है निर्वाचन आयोग, यह राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें चिन्ह भी आवंटित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है साथी। जैसे अभी आप जानते हैं आम आदमी पार्टी को मान्यता प्रदान दिया गया था राष्ट्रीय पार्टी का, और इसे जो है झाड़ू चिन्ह दिया गया। ये दोनों काम किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए यह अधिकारी भी नियुक्त करता है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए, जैसे मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने कोई व्यवस्था किया है और कुछ विवाद हो जाता है, तो उन विवादों की जांच के लिए साथी यह अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। अगर आपने सी आंसर दिया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है वह जो राजनीतिक दल हमारे होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनको मान्यता भी प्रदान करता है, जो नई पार्टियां होती हैं, तथा उन्हें चिन्ह भी आवंटित करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है साथी, तो उसके समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ही न्यायालय की तरह काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता वो दे रहा है, ठीक है, या उसे कोई चिन्ह आवंटित कर रहा है, लेकिन पार्टी कहती नहीं हमें वो वाले चिन्ह पसंद नहीं, हमें कोई दूसरा चिन्ह आप दो, तो इससे रिलेटेड जो विवाद आएगा, जो इशूज होंगे, क्या उन विवादों को हम उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करेंगे या उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। तो मेरे भाई दोनों जगह चैलेंज नहीं कर सकते। वह जो है निर्वाचन आयोग, उस केस में निर्वाचन आयोग न्यायालय की तरह ही काम करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए, ठीक है, विवादों की जांच के लिए आयोग अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा इसे बढ़ा लीजिएगा, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए, ठीक है, किसके लिए, विवादों की जांच के लिए, ठीक है, आयोग जो है वो अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन आयोग के काम है। निर्वाचन आयोग जो परिसीमन आयोग होता है, इसके आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की भूभागों का निर्धारण करता है। पहले भी मैंने आपसे चर्चा कर लिया था जब हम लोग संसद नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे कि परिसीमन आयोग साथियों गठित होता है, और परिसीमन आयोग के कहने पर जो भी भूभाग हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके भूभागों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सही है, आयोग समय समय पर निर्वाचक जो नामावली होती है साथी उसे तैयार करता है, निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है, तथा योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। जैसे कोई बच्चा है, उसकी उम्र 21 साल हो गई है, सॉरी 18 वर्ष हो गई है, तो उसको मतदाता सूची में पंजीकृत करने का काम यह निर्वाचन आयोग ही करता है। सही है, ये वाली पॉइंट भी सही है। आयोग निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का भी निर्धारण करता है तथा नामांकन पत्रों का परीक्षण भी स्वतः करता है। ये बात सही है, यही तो काम है निर्वाचन आयोग का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने देखा कि जो परिसीमन आयोग रिपोर्ट देता है उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभागों का निर्धारण करता है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग जो है वह समय समय पर निर्वाचक नामावली भी तैयार करता है। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग ही निर्वाचन की तिथि और उसका समय सारणी का भी निर्धारण करता है। संसद और राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते, ये हमारा निर्वाचन आयोग ही करता है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि नामांकन पत्रों का परीक्षण भी यही करता है।
और आयोग निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता भी निर्मित करता है। तो ये सारा काम जो है साथी निर्वाचन आयोग करता है। अगला देखिएगा, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। कह रहा साथी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल आरक्षित चुनाव चिन्ह के अलावा शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकता है। नहीं, एसआई में क्वेश्चन नहीं था, उसी पर आधारित क्वेश्चन है साथी, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस समय आप क्या पाएंगे, तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप कहोगे सर इसका चुनाव चिन्ह कमल है, राइट। आप कह दोगे हाँ सर कमल है। अब अगर मान लीजिए कोई नई पार्टी जाती है, कोई नई पार्टी जाती है, तो चुनाव आयोग क्या इस नई पार्टी को भी कमल का चिन्ह दे सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं। तो चुनाव आयोग क्या करता है कि जो पहले से राष्ट्रीय पार्टियां बन चुकी हैं, तो कुछ चिन्हों को वो आरक्षित कर लेता है। जैसे कमल वो नहीं देगा, पंजाब आपको वो नहीं दे सकता, इसी तरह से वो झाड़ू आपको नहीं दे सकता, समझ रहे बात को। तो इन इन चिन्हों को वो आरक्षित रखता है, आप इनमें से कोई नहीं चुन सकते। अगर आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप इन चिन्हों में से जो आरक्षित है आप उनमें से नहीं लेंगे, नहीं। बाकी जो शेष चिन्ह बचेंगे वो आपको दिखाएगा, उनमें से आप जो है अपने चिन्हों का चुनाव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर थोपेगा कि नहीं नहीं यह लोग नहीं, आप अन्य चिन्हों में से चुनाव कर सकते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। कोई दल अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है, मान लीजिए कि वो राष्ट्रीय दल की पार्टी बन जाए, जैसे आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल की पार्टी बन गई। तो कैसे राष्ट्रीय दल का बनेगा? यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं साथी, ठीक है, जो भी सीटें हैं वर्तमान मान लीजिए 545, इसका साथियों 2% अगर वह साथी मत जीत जाता है, तब जो है पहला, दूसरा कंडीशन, तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों। यानी इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक माने राष्ट्रीय दल की मान्यता लेनी है, तो उसे लोकसभा की 2% सीटें लानी है, और यही 2% सीट में जो लोग आएंगे वो 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए, किसी एक राज्य से नहीं, ठीक है। तब उसे जो है उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है साथी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही आपके, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। देखिए, कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल आरक्षित चुनाव चिन्हों के अतिरिक्त शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकता है। मैंने अभी आपसे बताया, ठीक है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब वह क्या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% पर मत प्राप्त करता हो। माने 3 स्थितियां ऐसी बन रही है, देखिएगा, जब जो है नेशनल पार्टी आपको बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि ए नाम के किसी व्यक्ति ने अपना कोई पार्टी बनाया और इस पार्टी को अब वो नेशनल पार्टी बनाना चाहता है, तो इसके लिए क्या चाहिएगा, इस पार्टी को साथ ही 4 राज्य में, ठीक है, या इससे ज्यादा राज्य में जो भी वैध मत हो, जो भी वैध मत पढ़ रहे हो, उनका 6% मत जो है उस पार्टी को मिलना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 100% वैध मत मिला, तो उनमें से 6 मत जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलना चाहिए, ऐसे 4 राज्यों में मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सुनिएगा, यही से काम नहीं तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें भी प्राप्त किए हो, ये उसी में है इंक्लूड, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भाई कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, जो कि ऊपर विकल्प में दिया था, ठीक है। तीसरा कहता है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तभी भी उसे उस पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर सकते हैं। जैसे 4 राज्यों में उसकी सरकार जो है पार्टी को बन चुकी है, सॉरी 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर की जो है पार्टी बनाई जा चुकी हो, तो उसे नेशनल पार्टी जो है साथी वो बनाई जा सकती है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन साथी पूछा गया है एसआई में। करा के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित में से किसका या किनका उल्लेख किया गया है? तो आदर्श आचार संहिता लगता है आप जानते हैं, और इसमें कोई फालतू काम नहीं होता है, एक तरह से पाबंदी है, एक तरह से निर्देश होती है, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके साथियों, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई देखो, केंद्र या राज्य के शासक दल का कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, शासक दल मतलब जो सरकार सत्ता में है उसका कोई भी मंत्री चुनाव अभियान के कार्य के साथ अपनी आधिकारिक यात्रा को नहीं जोड़ेगा। जैसे
कहेगी सर समझाइए थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि एस जयशंकर साहब हैं इस समय, ठीक है, विदेश मंत्री, आप सभी को पता है, तो ये कहीं अपना दौरा कर रहे हैं और उस दौरे का जिक्र कर देते हैं बिहार में आकर के, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आचार संहिता लगा है तो आपको अपने दौरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, नहीं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपनी आधिकारिक यात्रा को नहीं जोड़ेंगे, कोई भी, चाहे कोई केंद्र या राज्य के शासक दल, चाहे केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, दोनों के लिए बात लागू होती है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी मंत्री स्वनिर्गत फंडों से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकता है। क्या मतलब है सर इसका? देखिए मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि अभी शाम को आज वोट खत्म हो गया, इसके 48 हार्स तक, 48 घंटा तक कोई भी लेन देन मंत्री नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिएगा। अगर करते हैं तो भाई गए काम से, ठीक है। तो अपना बना लेते हैं अंदर अंदर व्यवस्था, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था सब कुछ रहता है, सही हो जाएगा, दोनों बातें आपके सही हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है आदर्श चुनाव संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मेरे भाई इसके तहत चुनाव आयोग द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और उसके प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने तक करना होता है। और ये जो संहिता है साथी, ये सभी पार्टियों की मंजूरी पर ही बनाई गई है, यानी उनकी सहमति से ही बना हुआ है, ठीक है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल दूसरे दलों की आलोचना केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर करेगा। ये कहता है आचार संहिता कि भाई मंत्री जी जब आप भाषण दीजिएगा तो सिर्फ जो नीतियां हैं उनके बारे में चर्चा करिएगा। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी गंदी राजनीति है कि हमारे यहाँ आर्थिक नीतियों पर बात नहीं होती, जब भी मुद्दा आएगा तो बस वही उठेगा कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, वही वाली कहानी है, ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयोग साफ साफ कहता है जब मैं आचार संहिता लगा दूंगा तो आप नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर एक दूसरे का जो है आलोचना करेंगे। कोई भी दल किसी के धार्मिक, जातीय एवं अन्य भावनाओं को आहत नहीं कर सकता और ना ही भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करेगा। कई बार नेताओं के ऊपर लग जाता है दोस्तों, मतलब इसका पालन नहीं कर रहे, कई बार तो लोग बाहर किए जाते हैं, फटकार दिए जाते हैं, क्योंकि मुंह है फिसल जाता है, जवान है, कुछ बोलना है कुछ निकल जाएगा। जैसे मोदी जी बता रहे हैं बेटी बचाओ और आगे मत पूछिए। केंद्र या राज्य के शासक दल का कोई भी मंत्री चुनाव अभियान के कार्य के साथ अपनी आधिकारिक यात्रा को नहीं जोड़ेगा, ठीक है। अगर मतदान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मंत्री को जो है पेमेंट नहीं करना होगा। अगला देखिएगा, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आचार संहिता लागू होने के पश्चात सत्ताधारी दल यानी जो जिसकी सरकार हो, किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता आदि की घोषणा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि आचार संहिता लागू कर दिया गया आज से, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अब योगी जी फिर से शिक्षकों के लिए 90,000 पोस्ट नहीं निकाल सकते, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले जो काम कर लिए वो कर लिए। हाँ, अगर वो अनाउंसमेंट पहले कर सकते हैं और उसकी डेट वगैरह पहले अगर रिलीज कर देते हैं तो आचार संहिता में प्रक्रिया पूरी हो सकती है, लेकिन उस दरमियान ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, इन्हें पहले करना पड़ेगा साथी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार, निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ ही शपथ पत्र भी देते हैं जिनमें उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, उनके संपत्ति का विवरण और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि ये भी दिया रहता है, तो करना पड़ता है साथी। अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाना और आपके यहाँ के जो भी एमएलए हैं, ठीक है, जो भी एमपी हैं, देखना उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है, उनकी संपत्ति का विवरण और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, की क्रिमिनल केस किए हैं या किसी अपराध में सजा भुगते हैं, इन सब चीजों को आप चेक कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर साथियों, ठीक है। तो दोनों बात यहाँ पर भी सही है, दोनों विकल्प आपके सही हैं, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथियों, करेक्ट जवाब, ठीक है। देखिए आचार संहिता लागू होने के बाद जैसा मैंने कहा कि भैया जिनकी पार्टी है वो किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता इन सब की घोषणा नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 2007 में पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ एक शपथ पत्र भी दें जिसमें वो अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण और साथ साथ आपराधिक पृष्ठभूमि भी बताएं ताकि जनता उनसे रूबरू हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है। कह रहा दोस्तों कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल, राष्ट्रीय दल भी हैं और राज्य दल भी हैं,
चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जितने भी आकाशवाणी हैं, जितने भी दूरदर्शन है के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति होगी। तो निर्वाचन आयोग ये तय करता है कि भाई आप कहाँ तक अपना प्रचार कर सकते हैं। जैसे आजकल आप टेलीविजन पे देखते होंगे तो मोदी जी ही प्रचार में लिप्त रहते हैं, क्योंकि प्रचार पे भारत में आज तक अगर किसी पार्टी ने खर्चा ज्यादा किया है तो आपकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर, काम कौड़ी का नहीं और नाम देश भर का है। तो वही वाली हाल है साहब, है ना। तो इसका आप सीमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये बात चुनाव आयोग जो है तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाले धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा होती है, ये बात भी सही है। नहीं तो अगर कानूनी सीमा नहीं लगाएं तो एक से एक बढ़ के गरीब रखे हुए हैं, मतलब गरीब ही कहा जाएगा ना उन्हें, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप लोग अन्नदाता हैं तो आप लोग अमीर हैं। तो भाई एक से बढ़ के एक गरीब लोग हैं धरती पर जो अरबों की संपत्ति रखे हुए हैं, आप लोग को जो है अब क्या ही कहा जाए, वो लुटा सकते हैं और आपका एक एक वोट आपसे खरीद सकते हैं, आपकी क्या हैसियत है ना। तो ऐसा काम होता है। तो खर्च पर जो है सख्त कानून बरती जाती है ताकि बेफजूल लोगों को खरीदा ना जा सके। सी हो जाएगा साहब, ठीक है। देखिए क्या कहता है निर्वाचन आयोग कि भाई देखो, जितने भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हो या राज्य दल हो, ठीक है, ये अपने चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए जितने भी राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होंगे, चाहे वो आकाशवाणी हुआ, चाहे वो दूरदर्शन हुआ, उनके सीमित उपयोग का मुफ्त में उन्हें सीमित उपयोग के लिए दिया जाएगा। ठीक है। एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान जो खर्च होता है साथी, उस पर बहुत ही सख्त कानूनी सीमा लागू होती है, वरना लोग अप्रत्याशित रूप से खर्च करेंगे। यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जा सकती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जैसे आपने अगर शपथ पत्र में लिखा और उससे ज्यादा आपकी संपत्ति है तो आप समझ लीजिएगा कि बस आपके पीछे लोग पड़ ही जाएंगे, है ना। लेकिन कमाई जा सकने में बहुत सारी चीजें छिपा दी जाती हैं। आगे, चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जैसे जब आप चुनाव आयोग में दिखाया जाता है साथी कि कितना पैसा हमारा रैली में खर्च हुआ, कितना कहाँ खर्च हुआ, वो सब बताना होता है साथी। अगर आप गलत बता देते हैं तो आपकी जो है आप जो है मतलब आपकी योग्यता ही खत्म कर दी जाएगी। आप पार्टी जीत जाएंगे तभी भी खत्म हो जाएगी, तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो ये सब बहुत ही ईमानदारी से एक एक पैसा जो है साथी नोट करना पड़ता है। कभी विधायक उधायक के साथ आप जाइएगा तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दौड़िएगा आगे पीछे नहीं, लेकिन कभी अगर समय आया विधायक के लड़ने के लिए तो ये सब याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और क्या, अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है, चुनाव याचिका। अब सवाल ये बनेगा चुनाव याचिका दायर कहाँ करेंगे, अभी समझेंगे इस बात को। अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है, किन कारणों से चुनाव की याचिका काहे दर्ज करेंगे। कह रहा कि भैया देखो, अगर अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था, तब उसके खिलाफ हम याचिका लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना चाहते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एज कम हो या कुछ भी कम हो सकता है, ठीक है। तो और फिर भी लेकिन हम चुप पर जीत गए जीत जाते तो पूरा विद्यालय कर देते, एकदम मजा आ जाता। इतना लोग पढ़ते कि पूछिए मत, है ना, बहुत काम होता है, लेकिन क्या है, जीतेंगे। तो भैया एमएलए मान लीजिए हो गए, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, देखिए हम हमारे ऊपर केस भी क्या हो सकता है कि हम फर्जी तरीके से एमएलए बने हुए हैं। हमारी उस समय जिस दिन हम बने हुए हैं चुनाव की तारीख पर हमारे पास वो एलिजिबिलिटी थी ही नहीं, हम कुछ दिन कम थे, हमारी आयु कम थी साथी, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, दे सकते हैं आज का। उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया हो। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है साथी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं उदाहरण बस आपको दे रहा हूँ, मोदी जी को बिहार में चुनाव जीतना है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर का बढ़िया सूट बूट कोट पहन के मोदी जी आप देखे होंगे, है कि नहीं है, वो साथियों खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें तो, लेकिन अभी मोदी जी मान लीजिए सूट बूट पहन के खड़े हैं, लेकिन इसके लिए पीछे जो है वो अपना तिरंगा झंडा अगर लगा देते हैं साथी, ठीक है, तिरंगा झंडा भी अगर फहराने लगते हैं पीछे, तो भाई मोदी जी फंस जाएंगे। क्योंकि अपनी निर्वाचित होने की संभावना को बढ़ाने के लिए आप राष्ट्रीय चिन्ह का
राष्ट्रीय प्रतीक का या राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप नहीं, आप ही हैं तो देश है, वरना आप नहीं थे तो तब तक देश नहीं था। ऐसा नहीं है साथी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी उम्मीदवारिता खत्म की जा सकती है साथी, आपके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। तो बहुत सावधानी पूर्वक जो है फोटो वगैरह मोदी जी को खिंचवाना पड़ता है इन सब मामलों में, ठीक है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर साथी, दोनों हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देखिए, चुनाव याचिका कोई भी चुनाव करता अथवा उम्मीदवार, कोई भी चुनाव करता या उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उसे विश्वास हो कि चुनाव में कदाचार हुआ है। तो चुनाव याचिका एक सामान्य सिविल याचिका नहीं होती है साथी, बल्कि इसमें पूरे चुनाव क्षेत्र संलग्न होता है। अगर जिसके खिलाफ याचिका दायर किया गया तो पूरा निर्वाचन क्षेत्र खत्म होगा, वहां फिर से चुनाव हो जाएगा साथी, है ना। और यह जो याचिका है, याद रखेंगे, उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी चुनाव याचिका की, निर्वाचन आयोग के पास नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से रिलेटेड जो विवाद होगी उसके लिए होगा, लेकिन अगर याचिका आपको दायर करनी है ना, तो आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा उस राज्य से जिस राज्य में विवाद हो रहा है साथी, ठीक है। यदि कोई निर्वाचित उम्मीदवार अपने चुनाव की तारीख पर क्यों होता है, वो यही दोनों बात लिखी हुई साथी, ठीक है। और ये पॉइंट जो मैंने समझाया वही है। अगला, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। ये भी 2017 का सवाल है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का, प्रीवियस ईयर में इसको देख सकते हैं। कहा कि यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है, तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। जैसे मान लीजिए, आप जानते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप कहोगे हाँ सर। ये चुनाव कराती है, आप कहोगे हाँ सर। भाई राष्ट्रपति का कराती है, उपराष्ट्रपति का, फिर लोकसभा का, राज्यसभा का, उसके बाद जो है सत्य विधानसभा का, आप कहोगे हाँ सर। जब बात संसद की होगी, ठीक है, संसद के किसी चुनाव की बात होती है, तब जो चुनाव आयोग का जो खर्च लगेगा, जैसे मशीनरी का खर्च, ईवीएम का खर्च, और जो कुछ और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, तो वो सभी के सभी खर्च साथियों वो केंद्र सरकार अपने पास से देती है, तो वो केंद्र सरकार वहन करती है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, मिलोट सही है भाई। इलेक्शन कमीशन पैसा थोड़ा उगल रहा है, तो केंद्र सरकार मदद करती है, पैसे का वहन करती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके चुनाव का पूरा ध्यान रखती है साथी। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए हो रहा होगा, तो वह केंद्र सरकार और संबंधित राज्य काहे करेंगे भैया, काहे केंद्र करेगा, आप बताइए। अरे भाई, जब राज्य के लिए हो रहा तो राज्य भरे ना, केंद्र काहे करेगा। गलत है ये वाला, गलत मार दीजिए इसको, पहला कर दीजिएगा राइट आंसर, पहला हो जाएगा आपका सही जवाब, एक हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल एक, ठीक है। ये भी लिखिए, सही कर दीजिए इनको, गलत लिख दिए। देखिए, तो मैंने क्या कहा, यदि चुनाव केवल संसद के लिए जब होगा साथी, तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार करेगी। मुद्रित मतदाता, एक काम और होता है, मुद्रित मतदाता सूची, और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। मतदाता सूची आप जाके निकाल सकते हैं साथी, और उसकी सीडी भी आप ले सकते हैं। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पार्टियां होती हैं साथी, उनके उनके दलों को मतदाता सूची और सीडी मुफ्त में प्रदान कर दिया जाता है साथी, ठीक है। आगे देखिएगा, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही होगा। कह रहा कि आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया, आम चुनाव मतलब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, तो कह रहा उसके मतदान के बारे में बताइए। ये भी सवाल 2017 में पूछा जा चुका है यूपीएसआई में, आप देख लीजिएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी, जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते साथी, कह रहा है कि यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता 2 किलोमीटर के भीतर ही एक मतदान केंद्र मिले। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर, किसी भी बूथ पर 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। बिल्कुल सही है। तो केवल एक और दो, दोनों सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देखिए, मतदान प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है मतदान भाई। तो मतदान होता क्या है कि पहली बात तो मतदान हम लोग गुप्त करते हैं भाई। जाएंगे तो हमारा वॉलेट पेपर देखा जाएगा, मिलाया जाएगा, मैच कराया जाएगा, फिर हमारे उंगली पर स्याही लगाई जाएगी, फिर उसके बाद आप जाते हैं तो एक यहाँ भी बक्सा मिल जाता है। अब तो ईवीएम आ गया, मशीन बटन दबाते हैं, तो ये पूरी तरह से साथियों ढका रहता है। तो ये गुप्त मतदान हो गया कि हम किसको दबाएंगे, किसी को नहीं बताना है। पहले था कि पर्चा जो है फाड़ के इसके अंदर डाल दिया जाता था साथी, तो बुथवे लोग लूट लेते थे, गुंडा लोग पूरा बुथवे गायब कर देते थे। मतलब ऐसा भी लोकतंत्र धरती पर था। अब सोचिएगा कितना अच्छा लोकतंत्र है ना। देखिए, चुनाव आयोग के अधिकारी, ठीक है, पहली बात तो गुप्त मतदान होगा, तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होंगे यह सुनिश्चित करेंगे कि भाई प्रत्येक मतदाता जो वोट देंगे, हम और आप, 2 किलोमीटर के भीतर ही हमें मतदान केंद्र मिल जाए, क्योंकि सरकार चुनना है।
हॉस्पिटल के लिए आपका जिला अस्पताल सिर्फ पेट गड़बड़ का दवा आपको दे सकता है और सर दर्द की दवा दे सकता है। देयर इज नो एमआरआई मशीन, वहां पे कोई एमआरआई मशीन नहीं है साथी। कोई भी अच्छे क्वालिटी का आपका जो जिला अस्पताल है ना, जिला अस्पताल नहीं साथी, जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा ना, आप वहां देखिएगा कोई अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं, कोई फैकल्टी नहीं है। पर साहब चुनाव के लिए आपको 2 किलोमीटर पे ही चुनाव मिल जाएगा। समझ रहे हैं, ये है हमारे भारत की दशा साथी। और सुनिएगा, निर्वाचन अधिकारी सार्वजनिक स्थान को ही शायद चुनते हैं, जैसे स्कूल चुन लिए या फिर सामुदायिक भवन चुन लिए। ये अधिकारी ये भी तय करते हैं कि कोई कोई बूथ ऐसा ना हो कि वहां पे 1500 से ज्यादा लोग हो जाएं। नहीं, अगर 1500 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो एक बूथ और बनाओ। समझ रहे बात को, यानी 1500 लोग ही एक बूथ पर जो है दे सकते हैं मैक्सिमम वोट साथियों। उसके बाद अलग बूथ बन जाएगा। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखकर मिलाकर उसे एक मतदान पत्र प्रदान कर दिया जाता है। और पहले तो उसे मोहर लगाया जाता था और मोहरवा लूट लेते थे। उसके बाद फिर डाकू लोग आते थे और जबरदस्ती मोहर लगा देते थे। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, खासकर सनी देओल जी की मूवी, उसमें तो वो दिखाते हैं कि कैसे वोट लूटा जाता है साथी, है ना। आगे इस समय चल गया साथी ईवीएम, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले से चल रहा था पर अभी चर्चा में ज्यादा रहता है। इससे मतगणना की प्रक्रिया आसान हुई और द्रुति हो गई है, सहज हो गया है साथी, बिल्कुल सहज हो गया, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है तो जाहिर सी बात है कि सहज हो गया है। मत को गिनना, एक बटन दबाएंगे पता चल जाएगा। इसके उपयोग से कागज की खपत बहुत कम हो गई। जाहिर सी बात है, पहले लोग बैलेट पेपर लगाते थे तो कागज ज्यादा लगता था, इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता था। क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में केवल एक मतपत्र की आवश्यकता रह जाती है, लेकिन अभी ईवीएम आ गया तो केवल उसमें नाम जो है आपका मिलाया जाता है, बाकी आप जाइए बटन दबाइए, काम खत्म। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा साथी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके यहाँ पे सही है। देखिए ईवीएम से लाभ क्या है, तो इससे अवैध है और संदेहास्पद मतों की संभावना समाप्त होती है, जो कि चुनाव से जुड़े विवादों तथा चुनाव याचिकाओं का प्रमुख कारण आजकल रहा है। तो आजकल तो महाकारण बन गया है। कहा जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। भाई आजकल राहुल गांधी जी तो आरोप लगाते हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। इससे मतगणना की प्रक्रिया आसान और द्रुत हो जाती है। इसके उपयोग से कागज की खपत बहुत कम हो जाती है, जिसका सीधा पर्यावरण पर साथ ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करता है। जैसे हमारे यहाँ जिला चुनाव अधिकारी होते हैं साथी, और वो पूरे जिले की चुनाव का मतलब संरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं। तो कह रहा है कि भाई कि किसके परामर्श से करेंगे, कौन करेगा, ये आपसे साथियों प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथी। तो यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा सा कि भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है, वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करने का काम इन्हीं से पूछ करके राज्य सरकार के परामर्श से करता है। तो निर्वाचन आयोग करता है। सुनिए कैसे, देखिए बात समझिए। क्या होते हैं जिला चुनाव अधिकारी? 2 लोग की बात मैं करूंगा। चलिए पहले तो हम बात करेंगे सीईओ की, फिर डीईओ की। सीईओ मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र की सरकार, यानी चाहे राज्य सरकार से लाए चाहे वो केंद्र सरकार से लाता है, कि किसी अधिकारी को राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श से मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है साथी। और खासकर ये जो आईईएस होते हैं साथी, यही बनते हैं बेसिकली सीईओ। ठीक है, जो आईईएस होते हैं वही साथियों ये बनते हैं खासकर। ठीक है, इसके बाद साथी एक और अधिकारी होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में जिला अधिकारी जिले में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करते रहते हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, राज्य के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करता है। यानी इसमें केंद्र का व्यक्ति नहीं होगा, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी उसी पर्टिकुलर राज्य का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य या केंद्र से हो सकता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, बिल्कुल सही है। मलकाजगिरी यह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है साथी, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बात सही है। लेकिन कह रहा है यह कर्नाटक में स्थित है, ये बात गलत हो जाएगा।
क्योंकि साथी यह आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में तेलंगाना में है। कहाँ पे था लेकिन? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में साथियों ये पड़ता है मल्काजगिरी। ये भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है साथी। तो बी वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथियों, ठीक है। देखिए सही है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मल्काजगिरी है साथी, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ेगा। सुकुमार सेन आप जानते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि वर्तमान में तो आप जानते हैं इनका आजकल बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होता है, राजीव कुमार का। फिर एक और व्यक्ति है साथी जिनका एक महिला है, वी.एस. रमा देवी। यह भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 2021 में यूपी दरोगा, मुझे लग रहा है ये तीनों सवाल पूछा गया है। ये तीनों सवाल यूपीएससी 2021 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर देख लेना, तीनों सवाल पूछा गया है। ये भी सवाल पूछा गया कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में। ये भी आचार संहिता केरल में पहली बार लगा था, ये सवाल भी 2021 में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव निगम नियम ही है, 1994 में स्थापित किया गया था साथी, ये भी याद रखिएगा। 1982 में भारत में पहली बार केरल के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ये सभी सवाल 2021 में आ चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिला लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अगला करते हैं साथी। देखिए करा कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में भारत में नोटा विकल्प की अनुमति दी गई थी। जैसे अब तो इस समय आप जानते हैं नोटा का विकल्प भी आता है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नोटा तो ये लोकसभा के चुनाव में होता है, राज्यसभा उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव में नहीं होता। लोकसभा का जब चुनाव होता है, यानी जब सांसद का चुनाव होता है साथी, तो उसमें आप पाएंगे नोटा वाला विकल्प आपको देखने को मिलता है साथी, है ना। तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और संसद के साथ यानी लोकसभा के साथ विधानसभा की जब चुनाव होती है, जैसे विधायक वगैरह का होगा, तो उसमें भी आप नोटा पाएंगे साथी, ठीक है। हुआ क्या था, एक केस हुआ था जिसका नाम था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद। यानी आप जानते हैं कि अगर भारत से रिलेटेड कोई वाद होगा तो उसे भारत संघवाद कहते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2013 है। इसमें न्यायालय ने कहा कि भाई देखो सुनो, जो मतदाता होते हैं उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति जो खड़े हो रहे हैं वो किसी को भी नहीं चुन सकते हैं, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि कई लोग खड़े हो रहे हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए। तो किसी ने कहा यार, न्यायपालिका से कहा महोदय ये बात सुनिए, मान लीजिए कि मेरा मन था, मैंने कहा महोदय मैं इनमें से किसी को नहीं चुनना चाहता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है, तो मैंने कह दिया, तो भाई मिर्ची लग गई हमारे यहाँ विधायक को। विधायक कहें न्यायपालिका में पहुंच गए, कहें ऐसे कैसे ये कह सकता है, किसी को तो इसे वोट देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। तो न्यायालय ने कहा भाई देखो, ये जो मिश्रा जी है ना, इनका अड़ा रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो ये अधिकार है ना किसी को भी नहीं चुनना, ये जायज है। भाई मेरी मर्जी, तुम सब भ्रष्ट हो, गधों, नहीं चुनूंगा मैं तुमको। तो न्यायालय ने कहा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी में, भाई देखो जो ये व्यक्ति है, जो ये पर्सन है, ये इसका अधिकार है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उन सबको अस्वीकार कर दें। इसके लिए आप लोग क्या करिए, एक और विकल्प लगाइए, नन ऑफ द अबव। ये बात आ गई साथी 2013 से चुनाव में, और तब से लग गया साथी नोटा। तो ये केस भी याद रखिएगा और समय भी याद रखिएगा, ठीक है। और नोटा आया ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। देखिए फिर समय समय पर रिफॉर्म के लिए कई सारी समिति बनी साथी, लेकिन इसमें से कहा कि कौन सी कमेटी बनी हुई है, तो वैसे तो कई सारी समितियां हैं साथी, पर इसमें जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इस समिति का गठन किया गया था अनुशंसा देने के लिए। तो 1990 में ये कमेटी बनी हुई थी साथी, उसमें 1990 है, माफ करिएगा, इसमें बीपी सिंह की सरकार है, उन्हीं के समय बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें बीपी सिंह की सरकार थी साथी जब ये समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था समिति का? यही उद्देश्य था कि आप जो है निर्वाचन से जो सुधार हो सकते हैं उसकी अनुशंसाएं आप हमको दीजिए कि क्या क्या चीजें सुधारा जा सकता है साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कमेटी और बन रहा है साथी तारकुंडे समिति, ये भी इनका भी संबंध जो है निर्वाचन से ही है। तो ये समिति कब बनती है, तो याद रखेंगे इस समय साथी जयप्रकाश नारायण जी का क्रांति चल रहा होता है, ठीक है। और ये समय 1974 का है साथी, 1974 का है।
जब इस समिति का साथियों गठन किया जा रहा है साथी। ठीक है, तो 1994 में बना हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। सॉरी 1974 में। और आप जानते हैं साथी इसी के बाद 1974 में तारकुंडे सब समिति एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, तो ऐसे लिखिए 1974 में कौन सी समिति बनी, तो आपको सर तारकुंडे समिति बनी, तारकुंडे समिति बनी। ठीक है, इसके बाद 1990 आ जाता है साथी, और 1990 में अभी मैंने आपसे बताया था एक समिति बनी दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति बनी। कब बनी? 1990 में। एक समिति और आप याद रखिएगा, ये समिति बनी थी 1993 में, 1993 में। इसका नाम है साथी बोहरा समिति, बोहरा समिति। अब बोहरा समिति ये बताई थी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और जो अपराधी होते हैं यानी गुंडा लोग, ठीक है, पिक्चर वगैरह में आप देखते होंगे, और नेता लोग, ये दोनों की सहभागिता होती है, मतलब मिलीजुली होती है कि नहीं होती है। इसके लिए 1993 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है बोहरा समिति। जैसे इस समय वैसे कहना तो नहीं चाहिए, इस समय आप देख रहे होंगे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है खास करके, ठीक है, आई लव मोहम्मद करके, ठीक है, ऐसा करके एक शब्द चला हुआ है जो कंट्रोवर्सी बन चुकी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है साथी। हो सकता है ऐसा है कि नहीं है, आप कल्पना करके देखिए। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो एक छोटा सा कोरिजेंडम या छोटा सा नोटिस जारी कर दे और प्रशासन से कह दे कि ऐसे भड़काऊबाजन जो है, भड़काऊबाजी चीजें नहीं किया जाए, ऐसा जो करेगा उस पर कार्रवाई होंगी। या राइट भाई, सरकार जो है सबके ऊपर प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन यहीं पर इस तरह के कोई मसले नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों फूकने वाले भी और पॉलिटिशियन एक दूसरे का संबंध रहता है, तो ये जो है मसला साथियों बन जाता है। इसके लिए बोहरा कमेटी बनी 1993 में साथी, है ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से साथियों चुनाव से जो सवाल थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चुनाव से और कोई सवाल नहीं बनने हैं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे भाग 16 तक, भाग 1 हमने आपको पढ़ाया, भाग 2 पढ़ाया, इसी तरह से भाग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और भाग 15 भी हमने आपको पढ़ा दिया। अब साथियों भाग 16 की बात करेंगे। भाग 16 में कहा गया है कि कुछ वर्ग के बारे में विशेष उपबंध। तो इस कुछ वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं साथी, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना होता है। और भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 16 में डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ याद कर लेंगे, 22 तक खत्म कर लेते हैं। जैसे देखिए 16 में क्या दिया है, कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 300 से 342 क तक साथी, 300 नहीं 330, माफ करिए, ये रहा साथी 330 से 342 तक। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, 330 से लेकर के 342 तक। इसमें हम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान पढ़ते हैं। भाग 17 में राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर भाग 18 आएगा जिसमें हम आपात पढ़ेंगे 352 से 360 तक। फिर उसके बाद प्रकरण में कुछ चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे 361 से 367 तक। संविधान का संशोधन भाग 20 में दिया गया है 368 साथी। फिर भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध पढ़ेंगे। भाग 22 मतलब ये दोनों चैप्टर हल्के में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल जो है नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। आप इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 330 होगा साथी। देखिए इस वाले भाग में कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध में हम क्या पढ़ते हैं दरअसल, तो साथी हम इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, और इसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन होते हैं यानी आंग्ल भारतीय होते हैं उनके बारे में साथियों अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए कहना कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है कि जो लोकसभा होगी, राज्यसभा नहीं लोकसभा, उसमें जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे या जो शेड्यूल ट्राइब के लोग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षण का क्या प्रोविजन होगा, तो ये बात 330 में दी गई है। अब हम कुछ आर्टिकल कर लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिएगा अनुच्छेद 330 आपने देख लिया। 331 में क्या था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व, हालांकि इसे सरकार के द्वारा अब खत्म कर दिया गया है, मतलब अब आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं रहा हुआ है साथी, है ना, अभी आगे चर्चा करेंगे। 332 में क्या दिया गया है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। तो मेरे भाई 330 में लोकसभा में है
और 332 में साथी राज्यसभा में था। 331 में आंग्ल भारतीय लोकसभा में है। 333 में आप देखेंगे तो आंग्ल भारतीय राज्य में है। 331 और 33 खत्म हो रहा है, ठीक है। 334 में क्या कहा गया है कि सीटों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाएगी। यानी आप सोचिएगा कि ये बात कह दिया गया कि भाई देखो, जो ये जो आरक्षण मिल रहा है ना, किसके तहत, अनुच्छेद 330 के तहत या अनुच्छेद 333 332 के तहत जो ये सब आरक्षण दिया जा रहा है, वह जो है आज़ादी के 70 साल बाद यानी 1950 के बाद, 1950 में अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो सर ये जो है 2020 साथी, ठीक है। तो आपको सर 2020 में ये सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए था, 2020 में ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 334 में। तो क्या 2020 के बाद से ये सिस्टम खत्म हो गया? तो अभी देखा जाएगा उस बारे में खत्म हुआ कि नहीं, है ना। लेकिन ये बात कहाँ कहा गया था कि 70 साल बाद खत्म हो जाएगा? अनुच्छेद 334 में कहा गया। यानी आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी को, भाई अभी इस समय सरकार मोदी जी 2020 की जब ये बात हो रही है तो मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी की सरकार को इनके आरक्षण की सीमा को बढ़ाना हो तो संशोधन कहाँ करेंगे? 330 में करेंगे या 332 में, यानी समय को बढ़ाना है, या 334 में? तो आप कहोगे ससुरा ये कौन सा क्वेश्चन है, 334 में करेंगे, काहे काहे कि यही तो बढ़ाया जाएगा। 70 साल को मोदी जी का मन करे तो मोदी 200 साल कर दें, उनकी मर्जी, अनंत काल तक कर दें, उनकी मर्जी है कि नहीं है। तो कितना किए हैं वो भी देख लिया जाएगा। डरिए किस बात की, डर किस बात की, आगे देखते हैं। देखें क्या कह रहा है सवाल साथी, कह रहा है भाई देखो, भारतीय संविधान के डाट में नौकरी एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा होना होगा, बिल्कुल होगा, उनका भी होगा पद भाई। ये बात कहाँ लिखी गई है? तो आप 332 कहोगे नहीं, आप 331 कहोगे नहीं, 330 कहोगे, आप कहोगे नहीं सर ये सब नहीं कहेंगे। अरे 31 तो लोकसभा में एंग्लो भारतीय हो नहीं करेंगे है, 32 विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का है, 30 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति है। अब सिर्फ एक ही सवाल बच रहा है, 335 मार दीजिए जवाब, डी आंसर दे दीजिए खट्टे से, है कि नहीं है? समझिए बात को, देखिए अनुच्छेद 335 नौकरी एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा, और इसे लगाइए डबल स्टार, पेपर में फंस जाएगा। 336 खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के हितों में शैक्षणिक अनुदान, इन सब का मतलब नहीं है साथी। अनुच्छेद 338 ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये वाला 338 में क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 338 एक में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बस ये 338 ए यह सवाल बार बार पूछा है साथी 2021 में, ठीक है। देखिए कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में उपबंध दिया गया है? कौन से में भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में उपबंध साथियों? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछ रहा है साथी, खतरनाक है। 340 में दिया हुआ है साथी, नहीं है भाई, किस में दिया हुआ है? 338 में। तो अगर नहीं सर 338 तो ये तो लग रहा है सर जो है ये नहीं होगा, है ना। 38 का तो कोई सवाल नहीं। 39 अब सर बच रहा 340, और जानते हैं राष्ट्रपति जो है 5 साल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है साथी, ठीक है। 340 लगा दें, अरे गलत हो जाएगा महाराज। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये पूछा है, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिया है 338 बी में, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका सही जवाब बी वाला होगा राइट आंसर। मेरे साथ कुछ लोग यार 340 लगाते हुए गलत हो जाएगा, प्रभु ऐसा ना गलती नहीं करेंगे। अभी आगे आप देखेंगे कि एनसीबीसी जो है वो बनता है 340 के तहत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 340 है वो पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की, यानी आयोग, कमीशन बनाने की बात करता है साथी, है ना। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को साथी, है ना। तो यहाँ करा साथी देखिए 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप पूरा स्किप कर देना, पूरा स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा लेकिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? और ये सवाल साथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखिएगा कि लोकसभा में, तो आपका सर लोकसभा में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए कहां से? आर्टिकल 330 में। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 जाति के लोग की बात आप करेंगे, एक अनुसूचित जाति की आप बात करेंगे और दूसरे साथी आप अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, है ना।
तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है, तो साथी अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो याद रखेंगे जवाब क्या होगा इसमें, कुल कितने सीटें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, जनजाति नहीं जाति, तो आपको इसका 84 यानी जवाब होगा कौन सा, बी वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, अब पूरी प्रक्रिया को सुनिए सर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत आप जानते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवर, ठीक है, राज्यवर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। देखिए वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल 84 जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें साथियों आरक्षित किया गया है। और प्रारंभ में यह कहा गया था सिर्फ 10 साल के लिए होगा साथी, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा इसमें बढ़ाया गया। अंत में क्या हुआ, बढ़ाने के लिए कहाँ संशोधन हुआ, 104वां संशोधन किया गया मोदी जी के द्वारा 2019 में, क्योंकि आप जानते हैं वो 70 साल वाले याद करिए 2020 में खत्म हो जाएगा। तो 2019 में मोदी जी ने क्या किया, भारतीय संविधान का 334, आप कहोगे सर यही तो 334 में तो लिखा था कि 70 साल होगा, तो 334 में मोदी जी ने संशोधन कर दिया और क्या कर दिया, इस 70 साल की सीमा को घटा करके अब इसे 2030 तक कर दिया, 2030 तक साथियों। ठीक है, यानी 30 साल और अब 100 साल हो गया साथी, तो 2030 तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। तो इसे याद रखें, संशोधन कहाँ किया जाएगा, 334 में साथी, है ना। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 104वें अमेंडमेंट के द्वारा। अगला, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितने सीटें, तो इस समय कितनी सीटें हैं, तो आपको सर 0। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा साथी 0। आप जानते हैं आंग्ल भारतीयों का, तो आपको 331 333, ये तो बात है, लेकिन आप जानते हैं साथी कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय लोग आते थे। तो लोकसभा में आप देखेंगे साथी, देखिए आप जानते हैं लोकसभा में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जी 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते थे। इसी तरह से आप जानते हैं राज्यसभा में, सॉरी, जो राज्य विधानमंडल होता है साथी, ठीक है, इसमें राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य जो है साथी मनोनीत किया जाता था। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को साथी अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी अब इनका मनोनयन नहीं होता है साथी। अब न राष्ट्रपति महोदय इनमें जो है इनका चुनाव करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं, और ना ही राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अब ये क्वेश्चन मस्त है साथियों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रहा है साथियों, तो आप जानते हैं आर्टिकल 338। लेकिन पूरी कहानी क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं साथी। ठीक है, आर्टिकल 338 के बारे में। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का पहले सही जवाब क्लियर करिएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। हाई सबसे तो कोई मतलब है नहीं है, ये सब तो दूर दूर तक नहीं बन रहे हैं, तो एक ही आर्टिकल यहाँ पे सही। साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन हुआ है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में ही इसका गठन का प्रोविजन दिया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया था कि देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 338 में जब हमारा संविधान बना। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करने के लिए और उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ये जो विशेष अधिकारी होगा। ये बात भी इसमें कहा गया 338 में कि भाई देखो जो अनुसूचित जाति होंगी, जो अनुसूचित जनजाति होंगी, इनके लिए एक विशेष अधिकारी का हम उपबंध करें। और कहा गया कि ये जो विशेष अधिकारी होगा साथी वह अनुसूचित जाति और जनजाति के जो संवैधानिक मामले हैं उससे इनको सुरक्षित करेगा, वो साथ साथ में उनका निरीक्षण भी करेगा और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। ये काम होगा इस विशेष अधिकारी का। ठीक है, और इस विशेष अधिकारी को कहा गया साथी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त। ये बात आप याद रखिएगा। यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 ने कहा कि भाई देखो एक अधिकारी आप बनाना, एक विशेष अधिकारी आप बनाना जिसका नाम होगा अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त, और ये क्या करेगा अनुसूचित जाति और जनजातियों के इनको संवैधानिक संरक्षण देगा और संविधान से संबंधित जितने भी मामले होंगे इनके संबंध में उसको वो निरीक्षण करेगा, देखेगा, उनसे संबंधित अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। साथी कुछ भी अगर जनजातियों के बारे में बनाई जाती है
उनके राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो ये आयोग जो है, मतलब ये जो अधिकारी होगा ये बोलेगा ऐसा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। 338 में ये बात कहा गया साथियों। अब सुनिएगा, किस वर्ष अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित एवं जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया? तो आप जानते हैं बाद में जाके तिलमिलाने मामले तिलमिलाएंगे ही, जाहिर सी बात है साथियों। तो मामला तिलमिलाया, और मामला तिलमिलाया कब? 1990 में, 1990 में साथियों। ठीक है, अब सुनिएगा हुआ क्या। लेकिन इससे पहले भी एक काम किया जा चुका है साथी। एक आयोग 1960 में बन चुका था, पर वो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा 1990, यानी पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 1960 में साथी एक आयोग गठित किया गया था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ, जिसका नाम था अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका गठन कब किया गया साथी? 1960 में किया गया था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ। आगे चल के 65वां संविधान संशोधन लाया गया 1990 में, और इस समय सरकार किसकी है? तो इतनी बार ये आ चुके हैं, अब तो याद ही हो गया आपको, बीपी सिंह की सरकार। और यहाँ पे साथी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो ये विशेष अधिकारी हैं, जिनका नाम आप जानते ही हैं, उनके स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यानी अभी तक जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी थे, यानी जो आयुक्त साहब थे, उनको अब हटा दिया गया 1990 में साथी, और उनकी जगह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इससे भी पेट नहीं भरा साथी। आगे चल के 2003 में क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, इसे साथियों दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रहने देते हैं, और एक नया भाग जोड़ देते हैं 89 संविधान के तहत, अनुच्छेद 338 क, और इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग साथी बना देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यह सारा काम 2003 में हो रहा है, 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत हो रहा है। तो अस्तित्व में कब आएगा साथी? 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी अस्तित्व में कब आएगा? 2004 में, क्योंकि यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा साथी अधिनियमित किया गया, दोनों अलग किए गए थे साथी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को नियुक्त कौन करता है? तो देखिए ये कोई नॉर्मल पद है नहीं, आप देख ही रहे हैं, और अनुसूचित जातियों से संबंधित है, तो कौन करेगा? तो आप तुक्का लगा सकते हैं, आपका तुक्का भी सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं कौन लगाएगा, कौन कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, अगर आप कह रहे हैं सर भारत के राष्ट्रपति, तो बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, आप तो ये देख ही चुके हैं, संवैधानिक निकाय ही आपने ये भी देख चुका है। और ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है, वो करेगा क्या? तो आप कहोगे सर अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है क्या? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथियों इस पर। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन सबकी नियुक्ति साथी राष्ट्रपति के द्वारा इनके मुहर लगे आदेश के तहत होता है साथी। याद रखेंगे, इनकी सेवा शर्तें संसद नहीं तय करता, नहीं, जो हमारी अनुसूचित जाति आयोग है उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, संसद के द्वारा तय नहीं किया जाता। आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है? तो किसे देगी? प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही देगी, क्योंकि साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नियुक्त किया गया है महामहिम के द्वारा। तो प्रतिवेदन किसको देगा? किसी पड़ोसी को तो देगा नहीं, भारत के राष्ट्रपति को ही साथियों प्रतिवेदन देता है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, तो साथ ही अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल साथियों राज्यों के विधानमंडल के समक्ष उस प्रतिवेदन को रखवाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निचले कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण अधिकतर करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। ठीक है, इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये सवाल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, पता नहीं कैसे टाइपराइटर साहब मुझे लग रहा है सो गए होंगे साथी, है ना। पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जातियों के बारे में सही है? ऐसा होना चाहिए साथी, है ना।
ये सवाल इतना होना चाहिए, पर टाइपराइटर्स हो गए थे तो इसे सही कर दीजिएगा। तो ये सारे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है इंसान से। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों पर ये पीडीएफ में गलती नहीं होगी, अगर आपने पीडीएफ नहीं ज्वाइन किया तो साथी कर लीजिएगा, मैसेज जरूर करिएगा 888716 810। बहुत ही कम फीस में साथी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो पूरा ग्रुप चल रहा साथी, फीस मात्र इतना ही लग रहा है साथी, और इसमें पूरी तरह से जीएस और हिंदी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। 100% अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी साथी, है ना। पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन फाइल दिया जाएगा, सब कुछ वहां पे दिया जाएगा। तो मेरे भाई क्या काम होता है अनुसूचित जाति आयोग का? तो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका निरीक्षण, उनका अधीक्षण करेंगे और उनके क्रियान्वयन करने के लिए समीक्षा करेंगे। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई वो कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो। अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब अगर इनको लगता है खतरा है तो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन ये दे सकते हैं साहब। अगला, पिछड़े वर्गों से संबंधित काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था? अब देखिए, अब बवाल तो यहां बनेगा साहब। बवाल कैसे बना? देखिए बवाल ये बना, आगे चल के साथ ही एक कमेटी बनेगी जिसका 1953 में, जिसका नाम है काका कालेकर समिति। ठीक है, 1953 में साथियों इस समिति का गठन किया गया। अब सुनिएगा, पूरी कहानी समझिएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कहानी क्या है। भारतीय संविधान के तहत पिछड़ा वर्ग शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। प्रायः पिछड़े वर्ग के अंतर्गत हम उन जाति को शामिल करते हैं जिनके सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से का पिछड़ने का मतलब साथी है कि समाज में उनका बहुत ज्यादा भाव चाव नहीं है। जैसे हिंदू वर्ग में आप देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल से, वैदिक काल से ही उनका वर्चस्व ज्यादा रहता है अन्य जातियों की अपेक्षाकृत। शिक्षा में वो कमजोर हो, जैसे उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया हो या वो काफी कमजोर हो साथी, तो ऐसे वर्गों को सामान्यतः जो है पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति जो है को पिछड़े वर्गों की दशाओं कठिनाइयों का अन्वेषण कर उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 340 कहता है कि भाई सुनो महामहिम यानी राष्ट्रपति जी, आप जो है पिछड़े वर्ग की जो दशाएं हैं, जो कठिनाइयां, उसका अन्वेषण करिए और उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक आयोग का गठन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अब तक 2 आयोग राष्ट्रपति ने गठित किया। एक तो साथियों 1953 में काका कालेकर आयोग और दूसरा था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसका नाम है साथी मंडल आयोग। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन देखिए। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड को निर्धारित किया। कुछ कारणों से काका कालेकर का ये रिपोर्ट जो है साथी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, उस पर चर्चा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे चल के बीपी मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 27% आरक्षण देने की बात करी। दोनों बात सही है। अब सुनिए क्या हुआ, घटना क्या होती है। साथ ही घटना, काका कालेकर का गठन 1953 में किया गया। तो काका कालेकर ने अपना रिपोर्ट दिया और उसमें कहा कि भाई देखो, जो भी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ठीक है, फिर बीपी मंडल बना था साथी और इन्होंने 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि यार देखो, जो सरकारी सेवाएं निकलती हैं, मान लीजिए कुल पद कितने निकल गए साथी? 100 पद। तो आप मुझे बताइए, मैं 3 लोगों की बात कर रहा हूं। ए नाम का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके पूर्वज खानदान पढ़ते लिखते रहे हैं। बी नाम का कोई व्यक्ति है साथी जो जिसके पूर्वज खानदान बेचारे काम करते करते मर रहे हैं। सी नाम का कोई व्यक्ति है साथी जिसको लोग काम भी ढंग का नहीं करने देते हैं। मैं 3 लोग की बात आपसे कर रहा हूं और कोई जॉब निकलनी है, 100 पद है साथी टोटल, है ना। तो आप मुझे बताइए इनमें सबसे बेहतर रिस्पॉन्स किसका आएगा? भाई जाहिर सी बात है एग्जाम होगा तो पास कौन करेगा? तो आपको सर जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा व्यक्ति पास करेगा, इसका पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो। ए नाम का व्यक्ति साथी इसमें अपना ज्यादा योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। बी और सी क्या करेंगे साथी? देखते रह जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो अब इनका आधार क्या था? तो ये पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए तो इनका आर्थिक आधार है साथी। ये इनका समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है तो इनका साथी सामाजिक आधार है। और इन्हीं दोनों वर्गों को मिलकर के हम पिछड़ा वर्ग कह देते हैं, इनके लिए अलग शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी से बोल सकते हो आप। तो
बीपी मंडल ने कहा कि यार देखो, अगर टोटल पद 100 है ना, तो इसमें 27 पद आप एकदम इनके लिए ही आरक्षित कर दो। यानी ए नाम के जो पार्टिकुलर व्यक्ति हैं, यह सिर्फ और सिर्फ साथी 83 इन पर ये फाइट कर सकते हैं। बाकी जो 27 है वो इनके लिए आरक्षित है, इनमें इसी वर्ग के लोग ही सिर्फ फाइट करेंगे। ये 83 लोग इसमें जाकर के एंट्री नहीं लेंगे। बस यही है पूरा मसला साथी आरक्षण वाला खेल। अब इसका मिसयूज बड़े स्तर पे लोग करते रहते हैं, खेला करते रहते हैं, छोटे स्तर के लोग बेचारे मुंह ताकते रहते हैं। समझ रहे बात को? नकल हो रहा आजकल, देख रहे हैं आप, दिन दहाड़े जो रुपया ले रहे हैं, तो उसमें देखा नहीं जा रहा किस वर्ग से पैसा ले रहे, जो वर्ग दे रहा ले लो, चलो सब गड़बड़ हो गया मामला साथी, है ना। तो 27% के आरक्षण की सिफारिश इनके द्वारा किया गया। आगे चल के क्या हुआ, तो लोग भाई दिक्कत करेंगे, बीपी मंडल की बात है तो लोग चिल्लाएंगे, जाहिर सी बात है चिल्लाएंगे, है ना। न्यायालय ने कहा कि भाई सुनो, देखो 1992 में अंत में न्यायालय ने बोल ही दिया, और न्यायालय ने कहा एक शब्द है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ये फायदा नहीं मिलने चाहिए। बस इन्होंने कहा कि भाई देखो, क्रीमी लेयर को हटा दो, बाकी ये जो 27% का जो ये आरक्षण है वो वैध है, उसे इनको मिलना ही चाहिए। तो केंद्र और राज्य की अस्थायी रूप से एक पिछड़ा वर्ग, और न्यायालय ने क्या कहा कि भाई सुनो, केंद्र और राज्य को अस्थायी रूप से एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्देश भी दिया 1992 में, और ये भी कहा कि ये जो 27% का आरक्षण वो वैध है। भाई आप देख ही सकते हैं क्यों वैध है, वो आप भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है ये बड़ा पद है, तो आप खुद सोच सकते हैं नियुक्ति इसमें कौन कर सकता है साथी। तो जाहिर सी बात है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा साथी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी आंसर अगर आप भी दे रहे हैं तो साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का साथी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 है, और इसके तहत साथी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और पहले राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर भगवती लाल साहनी, इनको लगाइए आप 4 स्टार, ये पेपर में टपकेंगे। इस आयोग में साथी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो माननीय महामहिम प्रेसिडेंट करते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो नहीं भाई 3 साल का होता है, पहला गलत। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, सही है भाई। कौन किसको देगा रिपोर्ट? जाहिर सी बात राष्ट्रपति को सौंपेगा, सही है, बी वाला सही है, पहला वाला आपका साथी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं ये जो आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके सदस्य 3 साल तक काम करेंगे। कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 3 अधिवेशन में अब्सेंट रहता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आयोग द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा से संबंधित अनुशंसा सरकार को प्रदान किया जाता है, कि मतलब कितनी सीमा तक के लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, कितने तक के लोग नहीं आएंगे। अब चपरासी को क्रीमी लेयर में थोड़े रखा जा सकता है भाई, वो बेचारा 2 पैसा खुदा कमा रहा कि उसके बेटा को कुछ ना मिले, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। सरकार जो है साथी, जो गवर्नमेंट है, संसद है, वो आयोग की अनुशंसा या रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, लेकिन खारिज करने के कारण या अस्वीकार करने के कारण को साथी बताना पड़ेगा कि आपने आयोग की जो मांग है, जो उसकी अनुशंसाएं हैं, उसको आपने क्यों खारिज किया, ये आपको बताना पड़ेगा साथी। लेकिन आप खारिज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के डाट के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और नागरिक देवलिपि होगी। कौन से अनुच्छेद में ये बात साथियों कही गई है? तो अब हम बढ़ते हैं साथी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी भाग 17 से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो साथी 1 घंटा हो चुका है, इसलिए इस पर हम चर्चा जो है साथी वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, भाग 17। और आप पढ़ के आना भाग 18, भाग 19 और साथ में भाग 20। आप इन तीनों भाग को पढ़ के आना, जो हमारा सेट नंबर 17 होगा उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें यहाँ पे इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।